सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। इस ई पाठशाला के चैनल पे आप सभी लोगों को इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर चैप्टर आप देख सकते हैं जो हम सीखने जा रहे हैं। वो वीडियो लेक्चर सीरीज जो है आपका विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। क्लास 12 के अंदर भी इसके बारे में आता है। क्लास 12 के अंदर तो इसके बारे में आता ही आता है, लेकिन हम पीसीएस जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है ना, उनमें भी इसके बारे में बताया जाता है। तो विजयनगर एम्पायर क्या है, इसके बारे में हम डीपली एनालाइज करेंगे। एक ऐसा साम्राज्य जो साउथ के अंदर डेवलप हुआ था, और ऑफ कोर्स क्लास 12 की हिस्ट्री के अंदर इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग ई पाठशाला के चैनल पे जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्लास 12 की अगर आप वीडियो लेक्चर सीरीज देखना चाहते हैं पूरी कंप्लीट हिस्ट्री की, तो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ को। इसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और साथ में अगर आप ये जो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा उसके रिगार्डिंग में अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप ज़रूर इसके पार्ट पे ज़रूर जुड़िएगा। ईपी फैमिली आपकी मदद करती है, नोट्स प्रोवाइड करवाती है इसीलिए। और साथ में हमारे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ी सी प्रमोशन है, तो आप जरूर जुड़े। सो इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत अगर करी जाए तो वीडियो लेक्चर सीरीज कुछ यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ विजयनगर एम्पायर, यानी कि जो ये विजयनगर एम्पायर है इसे सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, यानी कि जीत का शहर कहा जाता है। और हमें जो एनसीईआरटी बताती है वो ये बताने की कोशिश करती है कि उस टाइम पीरियड के अंदर ये पूरा का पूरा एम्पायर जो था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी जो है उसके बीच के आसपास के हिस्सों में थी। तो विजयनगर एम्पायर अगर हम देखें तो साउथ के क्या कहते हैं नॉर्दर्न पार्ट, साउथ के पार्ट के अंदर हमें ये देखने को मिलती है। और ऑफ कोर्स अपने आप में बहुत इनक्रेडिबल है, क्योंकि विजयनगर एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर था ना कि एम्पायर हमें ये समझाने की कोशिश करता था कि इसमें कई लोग, कई राजा आए, कई राजा गए, लेकिन ये साम्राज्य अपनी जो वैल्यू था वो नहीं खोया इसने। शुरुआती समय हरिहर बुक्का संगम डायनेस्टी के फाउंडर बोला जाता है कि इन लोगों ने इस डायनेस्टी को, मतलब इस साम्राज्य को स्टैब्लिश करा। स्टैब्लिश करने के बाद ये पूरा का पूरा एम्पायर जो है वहाँ के लोकल गॉडेस यानी कि देवी और देवताओं के द्वारा पूजा गया। पंपा देवी, जिसे आज आप पार्वती बोलते हैं, वहां पे पंपा देवी के रूप में इन्हें पूजा जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, पंपा देवी विरूपक्ष की उस समय आराध्या, दैट मीन्स वाइफ मानी जाती थी। और विरूपक्ष मतलब शिव का रूप, जो विजयनगर एम्पायर में पूजा के रूप, पूजा मतलब उनकी पूजा शिव के रूप में नहीं विरूपक्ष के रूप में होती थी। और माता पार्वती की जो पूजा होती थी वो पूरी तरीके से पंपा देवी के रूप में विजयनगर एम्पायर की होती थी। तो इससे ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विजयनगर एम्पायर के अंदर जो कहीं ना कहीं रिलीजियस फेथ जो था वो काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिला था। तो आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है। तो जब अंग्रेज भारत के अंदर आते हैं, जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने किस तरीके से विजयनगर एम्पायर को बहुत इनक्रेडिबल बनाया। विजयनगर एम्पायर को इनक्रेडिबल बनाया इसीलिए क्योंकि कर्नल कॉलन मैकेंजी वाज दैट पर्सन जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को लोगों के सामने ला खड़ा किया। क्योंकि सांची का स्तूप भी इनको पेश करना था लोगों के सामने, पर किसी कारणवश पूरी तरीके से वो पेश नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप देखो तो हम्पी जो पुराना शहर एक खंडर के रूप में पड़ा हुआ था, वो लोगों के सामने इस चीज़ को पेश कर पाए, यानी कि प्रेजेंट कर पाए। जब हम्पी शहर यानी कि विजयनगर एम्पायर की कैपिटल को जनता के सामने पेश किया गया तो वहां से लोगों को समझ में आया कि विजयनगर एम्पायर की खासियत है, और विजयनगर एम्पायर को बाद में फिर स्टडी किया जाने लग गया। तो इतना आपको समझ रहे हैं। विजयनगर एम्पायर का थोड़ा सा ये मैप है, ये शुरुआती समय मैप बनाया गया था उस टाइम पीरियड पे। और आपकी एनसीईआरटी के अंदर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में आपको इस तरीके के थोड़े मैप दिखाई देंगे। इस मैप के अंदर मेन है प्लॉटिंग हो रखी है। ये प्लॉटिंग आपको बताती है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ के हिस्सों में कौन कौन सी क्या कहते हैं प्लॉटिंग है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। तो हाँ, पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर पे ऑफ कोर्स विजयनगर एम्पायर में पूरी तरीके से विरूपक्ष के टेंपल ज़्यादा है, और पंपा देवी जो है, पंपा देवी पार्वती जो है, उनके हमें श्राइन्स यानी कि मूर्तियां देखने को मिलती है। हिस्टोरियंस और बहुत सारे ट्रैवलर जो इस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड भारत के अंदर आए थे, उन सभी के सभी लोगों ने क्या कहते हैं ये बताने की कोशिश करी, सभी लोगों ने, कि ये जो भी सबूत हमें अंग्रेजों के हाथ से देखने को मिलते हैं, उन्होंने भी भारत में आए हुए हिस्टोरियंस, ट्रैवलर्स, उनके जो दस्तावेज थे उन्हें पढ़ा, जिससे ये अंदाज़ा लगा कि हाँ भारत के अंदर क्या कहते हैं इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू थी।
कर्नल कॉर्नल मैकेंजी ऑफ कोर्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आयरलैंड से बिलोंग करते थे और ऑफ कोर्स भारत के अंदर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर बने और उसके बाद इन्होंने भारत के अंदर ही काफ़ी कुछ करा। इसी वजह से कर्नल कॉर्नल मैकेंजी को इम्पोर्टेंट माना जाता है। विजयनगर एम्पायर की शुरुआत दो भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी 1336 और 1336 से 1344 के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि ये किस तरीके से इस एम्पायर को बिल्डअप करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा एंड आई होप दैट कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। विजयनगर एम्पायर में मेन दो योद्धा सबसे इंपॉर्टेंट जो विजयनगर एम्पायर से हमेशा लड़ते रहते थे वो थे क्या कहते हैं गजपति उड़ीसा के रूलर्स और उसके साथ साथ सुल्तान दक्कन के सुल्तान जो थे वो ये जो सुल्तान थे दक्कन के ये हमेशा विजयनगर एम्पायर के लोगों से लड़ते रहते थे। ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी के लिए जितना बड़ा एम्पायर जहाँ तक वो फैला सकते हैं उतने बड़े एम्पायर के लिए तो पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर में आप देखेंगे कि कोई भी डायनेस्टी आई हो उन सभी ने कहीं ना कहीं बार बार लड़ाई ही लड़ी है। और विजयनगर एम्पायर पे हरिहर बुक्का ही नहीं बल्कि बहुत सारे रूलर्स जो थे वो विजयनगर एम्पायर में पहले भी आके राज करके गए थे, जो ये बताता है कि विजयनगर एम्पायर शुरुआती समय से ही बहुत शक्तिशाली था। और साथ में यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़े बड़े मंदिर बड़े बड़े गोपुरम इस विजयनगर एम्पायर की खासियत है। चोला साम्राज्य के द्वारा बनाया गया तंजीर का टेम्पल वो भी विजयनगर एम्पायर के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। और साथ में यहाँ पे आप बेलोर का आप टेम्पल देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं। और ऑफ कोर्स विजयनगर एम्पायर में जो राय थे नायक थे उनकी काबिले तारीफ चीज़ें ऑफ कोर्स एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से बताती है। और जैसा कि मैंने कहा कि विजयनगर एम्पायर में हमेशा लड़ाइयाँ तीन लोगों के बीच में होती रहती हैं, साउथ दक्कन के सुल्तानों के द्वारा। तो इनको हम उस टाइम पे क्या कहते थे इनको उस टाइम पीरियड पे हम लोग कहते थे अलग अलग नामों से इन्हें पुकारा जाता है। विजयनगर एम्पायर के लोगों को नरपति बोला जाता है, साउथ के लोगों को उस टाइम पीरियड पे घोड़ों का स्वामी बोला जाता था तो इन्हें अशुपति बोला जाता है और इन्हें हाथी का स्वामी बोला जाता है। तो अशुपति और नरपति एंड देन उसके बाद है आपके गजपति। तो जो गज है वो क्या कहते हैं आप देखेंगे कि गज जो होते हैं वो सुल्तान जो जिनके पास गज होते हैं हाथी होते हैं उन्हें गजपति कहा जाता है। तो उड़ीसा के लोगों को गजपति, विजयनगर एम्पायर के राय लोगों को नरपति और सुल्तानों को ये अशुपति के नाम से पुकारते हैं। मतलब हिस्ट्री बताती है हमें। तो पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर पे संगम डायनेस्टी, सुरवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी ने राज करा और यही सारा कंप्लीट चीज़ आप पूरे के पूरी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि विजयनगर एम्पायर संगम डायनेस्टी के द्वारा फाउंड तो करा गया लेकिन विजयनगर एम्पायर सबसे ज़्यादा अगर डेवलप हुआ होगा तो वो डेवलप हुआ था कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड पे। और कृष्णदेव राय जो है तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तुलवा डायनेस्टी में कृष्णदेव राय ने बहुत बड़े बड़े बैटल्स लड़े और बहुत राज्य को एक्सपेंड करा और ज़्यादा बढ़ाया। विजयनगर एम्पायर में अगर आप देखें तो बीजापुर के सुल्तानों को हराया इस व्यक्ति ने, कृष्णदेव राय ने। और पूरा का पूरा जो कृष्णदेव राय था उसमें बड़े बड़े गोपुरम्स बनवाने की शुरुआत करवाई। उसने कमलापुरम टैंक बनवाए। उसके टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं अगर आप देखो तो उसने बहुत बड़े बड़े शहरों का निर्माण करवाया। उन्होंने अपनी माता के नाम पीरियड पर नाम पर नगलापुरम पूरा का पूरा शहर बसाया। उन्होंने अपने टाइम पीरियड पे जो भी कुछ इन्होंने कामयाबी हासिल करी उन्होंने उस पर एक बुक इन्होंने लिख दी जो ऑफकोर्स इतिहास विजयनगर का बताती है। तो इसीलिए ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विजयनगर एम्पायर में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं विजयनगर एम्पायर में 1529 के टाइम पीरियड पे उनके जो नायक होते थे उनके बीच में कहीं ना कहीं पावर्स को जीतने की या इलाके को जीतने की होड़ लग गई थी। और इसी वजह से विजयनगर एम्पायर जो था वो पूरी तरीके से धीरे धीरे कृष्णदेव राय के हाथों से जाने लग गया था। और दैट इज वाई आप कहेंगे कि अरिविदु डायनेस्टी के द्वारा उसको ओवरटेक कर लिया गया था। अरिविदु डायनेस्टी जब आई पावर के अंदर तो अरिविदु डायनेस्टी के टाइम पीरियड में बैटल ऑफ तालीकोटा लड़ा गया। और बैटल ऑफ तालीकोटा के बारे में मैंने डिटेल लेक्चर सीरीज ली हुई है क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो बैटल ऑफ तालीकोटा बीजापुर के सुल्तानों के द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी और ऑफ कोर्स बाद में अरिविदु डायनेस्टी भी हार गई। तो बैटल ऑफ तालीकोटा के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर आप वीडियो लेक्चर सीरीज मेरी 12th की देखेंगे, अगर आप 12th के एनसीईआरटी के विद्यार्थी हैं तो आप समझेंगे कि किस तरीके से बैटल ऑफ तालीकोटा के अंदर पूरी तरीके से डायनेस्टी अरिविदु डायनेस्टी भी खत्म होगी और विजयनगर एम्पायर किसी काम का नहीं रहा। फाइनली विजयनगर एम्पायर भी पूरी तरीके से ढह जाता है।
तो दोस्तों वीडियो लेक्चर सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं 12th क्लास की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए समझिए। विजयनगर एम्पायर के बारे में मैंने आपको मोटा मोटा समझाया कि विजयनगर एम्पायर में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी थी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप क्या कुछ नया चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।